हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज है डे 9 ऑफ द 30 डेज प्रिपरेशन प्लान, जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 9 सेकेंड बुक का 4th वॉल्यूम का पहला चैप्टर है ये। एक बुरी बात इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं शुरू में ही कि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जिन्हें आपको समझना पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और सीयूईटी के लिए भी। लेकिन दो अच्छी बातें इस चैप्टर के बारे में मैं आपको शुरू में ही बता दूं। एक अच्छी बात यह है कि इसमें से काफी नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर तक के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 ही ऐसे चैप्टर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें से 9 से 10 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स में से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरी अच्छी बात इस चैप्टर के बारे में क्या है कि इसमें से ज्यादातर 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं या केस स्टडीज आती हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड समझने होंगे। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो पूरे के पूरे चैप्टर का हर टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा और उन केस स्टडीज को और 1 मार्कर एमसीक्यूज को आप बहुत परफेक्टली और कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। तो आज हम इस चैप्टर को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज करने वाले हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूं कि आपको एंड ऑफ दैट वीडियो ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो है वो मोस्ट इजी चैप्टर लगने लगेगा। तो वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। और हाँ, अगेन बार बार हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियोस मैं आपको अपलोड करके देती हूँ उनको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये इजी एक्सप्लेनेशंस पहुंच जाएं और उनको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में या सीयूईटी की तैयारी में बहुत हेल्प मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस चैप्टर के बारे में कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर्स लिख रखे हैं। सैंपल पेपर 2025-26 का जो सैंपल पेपर दिया गया है उसमें इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20 एंड 31। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये 1-1 नंबर के हैं और एक केस स्टडी आई है 6 नंबर की। तो टोटल वेटेज इस चैप्टर की जो इस साल के सैंपल पेपर में दे रखी है वो 10 नंबर है। लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम 2025 का एक सेट, उसमें मैंने देखा कि इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के आए हैं और एक क्वेश्चन नंबर 30 4 नंबर का आया है। तो 9 नंबर तक के क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये 10 नंबर का पूरा चैप्टर है, तो काफी लार्ज वेटेज है इस चैप्टर की और जो टॉपिक्स हैं वो भी काफी सारे हैं। लेकिन इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग मैं आपके लिए कर देती हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सारे टॉपिक्स एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में डिस्कस करेंगे। डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये सारी वीडियोस आप देख लेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे और इस पर से आपको एमसीक्यूज, डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा वो आप आंसर कर पाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आप अपने पास नोट कर लीजिए। यहां आप देख सकते हैं कि रेड से मैंने नंबर्स लिख रखे हैं। तो टोटल टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं वो 8 मेजर टॉपिक्स हैं और उसके सब टॉपिक्स भी हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने पास नाम नोट कर लीजिए इन सारे टॉपिक्स के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहला टॉपिक। फिर उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। तो नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजंस, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड नंबर 4 डिविडेंड डिसीजंस। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 6 कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर 7 फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर 8 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। और शुरू में ही अगर आप डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है उससे रिलेटेड होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस और जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है उससे रिलेटेड होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है।
3 ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम पार्ट 1 में कर चुके हैं स्टाफिंग चैप्टर में, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, द मैनेजमेंट दैट इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो जो 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं अंडर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस which are related to the decisions of debts and equity in the capital structure of the company, own funds and the borrowed funds के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना होता है, that balance is decided with the help of financing decisions। उसके बाद जो फंड्स प्रोक्योर हो जाते हैं तो उन फंड्स का इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो वो इन्वेस्टमेंट्स या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनके बीच में कैसे बैलेंस करे कंपनी, क्योंकि उन इन्वेस्टमेंट्स पे ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स से रिलेटेड डिसीजंस हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस माने जाते हैं। और ये क्यों क्रूशियल है उससे रिलेटेड भी 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, अभी मैं फिर बता दूंगी। लेकिन तीनों डिसीजंस में से सबसे क्रूशियल डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्योंकि एक बार अगर फंड्स गलत जगह पे इन्वेस्ट हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसीलिए इन तीनों डिसीजंस में से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जिसमें बैलेंस मेंटेन करती है कंपनी दैट हाउ मच टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आता है कंपनी को, तो वो प्रॉफिट कंपनी रिटेन भी करती है फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए, और उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगेन कंपनी को बैलेंस करना पड़ता है हाउ मच टू रिटेन एंड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, एंड दैट बैलेंस इज द पार्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजंस ऑफ द कंपनी। तो बच्चों तीनों ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो बैलेंसिंग से रिलेटेड हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, investment decisions maintain a balance between the long term and the short term investment decisions. Long term investment decisions are also called as capital budgeting decisions, and short term investment decisions are called as working capital decisions. उसके अलावा dividend decisions also maintain a balance between how much to retain and how much to distribute. तो अगर कंपनी इन तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस को इस तरह से ले कि उसके फंड्स जो हैं वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रोक्योर भी हो जाएं और यूज भी हो जाएं, सो दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ financial management. That is the ultimate purpose of financial management, that is wealth maximization of the company. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूं कि बच्चे जब केस स्टडीज आती है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग केस स्टडीज के साथ, कीवर्ड्स के साथ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि पूरे सिलेबस के जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है ना, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 50+ केस स्टडीज एंड कीवर्ड्स की। इसको आप देख लीजिए। ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपने एनुअल एग्जाम से पहले जरूर इस प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो पूरे सिलेबस के आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। और इसी में से एक वीडियो है दैट क्लैरिफाइज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, जो अभी मैंने आपको बताया, इट इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, it is the planning related to what are the various sources available for the procurement of the funds and what should be the proportion of each source in the capital structure so that there is neither shortage of funds nor excess of funds. तो ये बेसिक डेफिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको पता होनी चाहिए, मीनिंग। उसके बाद स्कोप तो आपको बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इट हैज अ वाइडर स्कोप
और फाइनेंशियल प्लानिंग हैज अ नैरो स्कोप बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के, दो ऑब्जेक्टिव्स दोनों के हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और जिसमें से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके भी, दैट देयर शुड बी नीदर एक्सेस ऑफ फंड्स दैट रिमेन आइडल एंड देयर शुड नॉट बी शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो फंड्स की ना तो शॉर्टेज होनी चाहिए ना एक्सेस फंड होने चाहिए, ये देखना फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और जो रोल है, बहुत सारे रोल जो हैं वो आपको लर्न करने हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंस, व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग का रोल क्या है। देखो जो जनरल मैनेजमेंट है ना, उसका बेसिक फंक्शन होता है प्लानिंग, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना उसका बेसिक फंक्शन होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जैसे हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एवरीथिंग, इसी तरह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कि कितने फंड्स चाहिए, वो फंड्स जो है कौन कौन से सोर्सेस से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, हर सोर्स का बेनिफिट, हर सोर्स की लिमिटेशन। क्लास 11 में सोर्सेज ऑफ फंड्स हम काफी डिटेल में कर चुके हैं। तो उन सोर्सेस की अवेलेबिलिटी, उन सोर्सेस के थ्रू अगर हम फंड्स ऑब्टेन करेंगे तो क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, उनके प्रोपोर्शन को डिसाइड करना, ये सब किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी, फाइनेंशियल प्लानिंग के भी, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट रोल आप समझ लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कि जो कॉस्ट है या जो रिस्क एसोसिएटेड है रिलेटेड टू द फंड्स, उन सब को मिनिमाइज करे और प्रॉफिट और वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका बेसिक रोल क्या है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स को डिटरमाइन करके और उनके सोर्सेस को अरेंज करना। तो इस तरह से ये डिटेल्ड में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड आती हैं। उसके बाद मैं आपके साथ अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाली हूं जिनका इस्तेमाल बार बार किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। लेकिन उससे पहले आप अगेन अपने पास नोट कर लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, और जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो आप याद कर लेंगे, डेफिनेशन याद कर लेंगे। उसके बाद जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, टोटल 9 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, 3 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके 5 रीजंस हैं। उसके अलावा डिविडेंड डिसीजंस से रिलेटेड टोटल 11 फैक्टर्स हैं, ये सारे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। ये यहाँ पे मैंने नंबरिंग इसलिए कर रखी है कि आपको हेडिंग्स याद करने में आसानी हो। फिर उसके बाद बच्चों जो फाइनेंसिंग डिसीजंस है ना, उसी से रिलेटेड ये 2 पार्ट्स हैं। एक है फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स आप याद कर लेंगे, और कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओन फंड्स एंड द बोरोड फंड्स, ये इसका सेकेंड पार्ट है फाइनेंसिंग डिसीजंस का। उससे रिलेटेड 14 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको बच्चों ये रटने नहीं है। मैं आपको बता रही हूं कि अभी जब मैं ये टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगी ना, तो इन फैक्टर्स को आप एक बार पढ़ेंगे और जो मेरी वीडियोस है उन्हें देख लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड आंसर्स कर पाएंगे। बिल्कुल रटने नहीं है, आपको सिर्फ समझने हैं। फिर उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, फिक्स कैपिटल डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो कंपनी को कहां कहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं और कहां कहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, इसके भी फिक्स कैपिटल के 8 फैक्टर्स हैं और वर्किंग कैपिटल के 12 फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड कितनी हेडिंग्स हैं ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी हैं। ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी समरी है इस पूरे चैप्टर को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने की। तो ये सारे टॉपिक्स जो हेडिंग्स हैं ये आप याद कर लेंगे और जो वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से समझ लेंगे,
तो ये पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन इंपॉर्टेंट टर्म्स की। एमसीक्यूज के लिए ये टर्म्स जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, लेकिन मैं आपके साथ अब रिवाइज कर रही हूं। सबसे पहले देखिए कि फाइनेंशियल लिवरेज एक टर्म होती है, और ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज भी होती है और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज भी होती है। तो फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है, इस पे कभी कभी आपको 6 नंबर तक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, और आप अकाउंटेंसी में ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस कर चुके हैं, तो अगर वो सारी रेशियोज आपको अच्छे से समझ में आती हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज का क्या मतलब होता है बच्चों? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स, दैट इज द बोरोड फंड्स in the capital structure of the company, that is the meaning of financial leverage। और फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होती है? कि जो पूरा के पूरे फंड्स कंपनी इकट्ठे करती है, प्रोक्योर करती है, चाहे वो ओन फंड्स हो चाहे वो बोरोड फंड्स हो, तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी जो अर्निंग्स करती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर उसका रेट ज्यादा है देन द रेट ऑफ बोरोइंग्स, मतलब जिस रेट पे कंपनी ने बोरो कर रखा है बाहर से फंड्स, तो अगर रेट ऑफ बोरोइंग्स कम है और उन सारे फंड्स को यूज करके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पे रिटर्न ज्यादा है, तो वो कहलाती है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर रेट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाए और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कम हो, वो कहलाएगी नेगेटिव फाइनेंशियल लिवरेज, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। देखो नॉर्मली तो यही माना जाता है लेमेंस लैंग्वेज में कि कंपनी के पास ओन फंड ज्यादा होने चाहिए और बोरोड फंड्स कम होने चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि कंपनी अगर बोरोइंग ज्यादा करती है और वो बोरोइंग उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है और उन बोरोइंग से वो ज्यादा अर्निंग्स कर पाती है, रिटर्न ज्यादा अर्न कर पाती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, तो ऐसा करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है उन बोरोइंग्स का, और उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और बिल्कुल इसी तरह से एक और टर्म होती है कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स भी आ जाती हैं। तो कैपिटल गियरिंग भी हाई कैपिटल गियरिंग भी हो सकती है और लो कैपिटल गियरिंग भी हो सकती है। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज ज्यादा होती हैं उसको हम कहते हैं हाई गियरिंग, और जब कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा होता है तो वो कहलाती है लो गियरिंग। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड, कैपिटल गियरिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हैं। जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखेंगे तो ये पूरी टर्म्स आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एक टर्म, इस पे एमसीक्यूज भी आते हैं, दैट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? जब प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स एंड इक्विटी पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में इस तरह से होती है कि जिससे वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो दोनों आपको बहुत अच्छे से समझनी है। एक होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और एक होती है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये दोनों फैक्टर्स होते हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब इन दोनों रेशियोज में क्या डिफरेंस होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देखो, ये दे रखा है मैंने, ईबिट अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ईबिट का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब जो भी फिक्स चार्जेस जो कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस है कंपनी की पे करने की, चाहे वो डिबेंचर इंटरेस्ट हो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट हो, तो उससे कंपेयर किया जाता है अर्निंग्स को। तो अगर अर्निंग्स सफिशिएंट होती हैं टू बेयर द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोइंग्स कर सकती है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है डेट सर्विस कवरेज रेशियो का, DSCR। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
जो भी प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, उसमें से टैक्स के बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं और उसमें इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना है वो ऐड हो जाता है, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड हम कर लेंगे, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑल द रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। तो यहां देखो डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, और वो क्या डिफरेंस है, यहां पर हम ले रहे हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां पर हम ले रहे हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और यहां पर हम इंटरेस्ट और नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है ना, ये एक्चुअली कैश से रिलेटेड रेशियो है। अर्निंग्स और कैश में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब कंपनी को अपनी लिक्विडिटी पोजीशन चेक करनी होती है ना, कि क्या उसके पास इनफ कैश है अपनी सारी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का, इंटरेस्ट पे करने का, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने का, तो इस रेशियो से पता लगता है लिक्विडिटी कि कितनी पेमेंट ऑब्लिगेशंस को कंपनी अपने प्रॉफिट्स से कवर अप कर पाती है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से बेहतर ये रेशियो होती है इन ऑर्डर टू इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, द पेमेंट पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो ये रेशियो जो है वो कैश से रिलेटेड रेशियो है, और ये रेशियो जो है वो अर्निंग से रिलेटेड रेशियो है। दोनों ही रेशियोज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सॉल्वेंसी रेशियो हो गई और एक लिक्विडिटी रेशियो हो गई, और ये दोनों ही रेशियोज जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो इन दोनों रेशियोज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं कभी कभी कि कौन सी रेशियो की बात हो रही है। उसके बाद आरओआई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जिसको आप रेशियो एनालिसिस अकाउंटेंसी में भी कर चुके हैं, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है कि जो कंपनी की अर्निंग्स होती हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, मतलब टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में ये एक्सप्रेस होती है। इस रेशियो से पता लगता है कि जो टोटल फंड्स कंपनी ने प्रोक्योर करे हैं और उन फंड्स को इन्वेस्ट करा है, उससे कितना परसेंट अर्निंग्स कंपनी ने की है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो ये पॉइंट ध्यान में रखना है जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस करा, कि अगर आरओआई मान लीजिए 20% है, और जो रेट ऑफ बोरोइंग्स है, चाहे वो डिबेंचर्स पे है या वो लॉन्ग टर्म लोन्स पे है, वो 20% से कम है, 18 है, 10 है, 5 है, तो जब तक आरओआई ज्यादा रहेगा ना रेट ऑफ बोरोइंग से, तो कंपनी की हमेशा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज ही रहेगी, और इससे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोरोइंग्स की वजह से हमेशा फायदा ही होगा। और अगर हमारा रेट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाए, मान लीजिए जो कंपनी फंड्स प्रोक्योर कर रही है, बोरो कर रही है, वो 20% पे बोरो कर रही है, और उसको इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कर रही है वो सिर्फ 15% 16% कर पा रही है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को बोरोइंग्स रोक देनी चाहिए। तो आरओआई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ बोरोइंग्स। जब तक ये सिचुएशन रहेगी, अर्निंग पर शेयर हमेशा हाई रहेगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा फायदा होगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसके अलावा कभी कभी हम टर्म्स यूज करते हैं बुलिश स्टॉक मार्केट्स, बेयरिश स्टॉक मार्केट्स। तो जब बुलिश स्टॉक मार्केट्स होती हैं तो कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, ओन फंड्स अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना आसान होता है, वो आसानी से फंड्स रेस कर पाते हैं थ्रू द इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब बेयरिश कैपिटल मार्केट होती है तो कंपनी आसानी से इक्विटी शेयर कैपिटल रेज नहीं कर पाती, और ऐसी सिचुएशन में वो बोरोड फंड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो बच्चों मैं समराइज करती हूँ ये कहकर कि ये जो सारे 8 टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसकी मैंने ब्रीफ समरी आपके साथ डिस्कस कर ली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये जब मैं वॉल्यूम वाइज रिवीजन करूंगी तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिलहाल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 9 से 10 नंबर तक के क्वेश्चंस इस चैप्टर से जरूर आते हैं। तो इस चैप्टर को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, और जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि 1-1 नंबर तक के क्वेश्चन ज्यादा है, या 4 नंबर का या 6 नंबर की केस स्टडी है, तो अगेन इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है।
सारी वीडियोस जो हैं ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फास्ट फॉरवर्ड मोड में इन वीडियोस को देख डालिए, 1 से 1.5 घंटे में ये इतना बड़ा चैप्टर बहुत ही आसानी से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो आई होप कि मैंने आपकी प्रॉब्लम, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है और बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। ये सारी टेक्निकल टर्म्स बस बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी और आप इस चैप्टर से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। So see you next time with the discussion of second chapter of this volume, that is financial markets. Till then, goodbye, stay healthy and connected.